नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में चर्चा करेंगे हम शाहजहां के विषय में, शाहजहां के शासनकाल के बारे में। पहला पार्ट पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट से आप देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है शाहजहां का, इसमें भी कवर नहीं हो पाया है। तो जैसे मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अलग से वीडियोज आएंगे आपके लिए। मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, मुगल प्रशासन के बारे में बात करेंगे, उनकी सेनाओं के बारे में बात करेंगे, उनके पदों के बारे में बात करेंगे। तो जितनी भी इमारतें हैं वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके अभियानों के बारे में, युद्धों के बारे में, उनके प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनके सेनाओं के बारे में, इस विषय में टॉपिकों में पढ़ा रहा हूँ। इमारतों को स्पेशल पढ़ाएंगे, चाहे 2-4 वीडियो बन जाए तो वो अलग से टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल ठीक है। यदि आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुराने हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चर्चा करेंगे शाहजहां के बारे में, जो कि एक नाम नहीं था, एक उपाधि थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी इनको। इनके बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जो कि जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनते हैं, भारत में शासन करते हैं। और अधिकतर शासन इन्होंने आगरा से किया, आगरा को ही राजधानी बना करके रखा। लेकिन आगरा से इन्होंने राजधानी चेंज कर दी थी 1648 में। दिल्ली में यमुना नदी के निकट, या यमुना नदी के निकट कह लीजिए, सहारे कह लीजिए, तट पर कह लीजिए, कैसे भी पढ़ लो आप इसे। वहां पर एक शहर की स्थापना करी, शाहजहां ने करी, और अपने नाम से ही एक शहर बसाया था, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद पीछे नाम था। ये शहर बसाया यमुना नदी के तट पर, और इसी शहर में फिर राजधानी उन्होंने बदल दी। तो मुगलों में याद रखिएगा, मुगलों में कई वर्षों तक लगातार आगरा को ही राजधानी बना करके रखा। उस शासक का नाम था शाहजहां, ठीक है। जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना लिया था कुछ समय के लिए, आगरा प्रॉपर को राजधानी किसने बनाया था? शाहजहां ने। इस पॉइंट को नोट कर लेना, कई बार एसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। फिर राजधानी दिल्ली बदल के ले गए, तो फिर दिल्ली रही, बाद में 1648 में ले गए थे। इनका शासनकाल शुरू होता है, देखो टॉपिक है शाहजहां, 1627 में शुरू होता है और 1658 तक शासन करते हैं। 1658 में 57 में बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं के पुत्रों में भयंकर युद्ध होता है। ये मुगलों के इतिहास में शायद ये पहली कंडीशन है। लड़ाइयां तो हुई हैं उत्तराधिकार के लिए, गद्दी को प्राप्त करने के लिए, शासन को प्राप्त करने के लिए, है ना। लड़ाइयां तो हुई हैं, आपने पढ़ी हैं। बाबर से लेके, हुमायूं से लेके, अकबर से लेकर के, जहांगीर से लेकर के, अलग अलग लोगों की आकांक्षा थी, इच्छा थी, और इच्छा शक्ति होती है सभी की, गद्दी पर क्यों ना हम बैठें और क्यों ना शासन करें पूरे भारत पर, पूरे मुगल साम्राज्य पर, है ना। लेकिन सबसे भीषण या सबसे भयंकर जो युद्ध हुआ वो शाहजहां की मृत्यु के बाद, या शाहजहां के बीमार पड़ते ही युद्ध शुरू हो गया था शाहजहां के पुत्रों में, जिसमें औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा और दारा शिकोह शामिल थे, जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है। और बहनें थी इनकी, जो अलग अलग भाइयों को सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी। तो आज की क्लास में ये चर्चा करते हैं, अंत तक क्लास में बने रहें और नोट करते रहना जो भी पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताएं। तो देखिए, शाहजहां का शासनकाल 27 में शुरू होता है और कब तक रहता है? 1658 तक। शासनकाल भैया बहुत महत्वपूर्ण है। आप कभी भी उत्तर देंगे, देखो प्रश्न आ जाए आपके लिए वनडे एग्जाम में, तो जो शासनकाल रहता है उससे क्या दिमाग में पता रहता है कौन से शासक के बारे में ये पूछ रहा है, कौन से शासक का कहाँ तक और कब तक शासनकाल रहा, उससे चीज कैलकुलेट हो जाती है, तो आंसर देने में बड़ी सहूलियत होती है, आसानी रहती है। इस वजह से शासनकाल याद रखा करो। तो देखिए, शाहजहां ने ये लिखा, हमने पहला पॉइंट, 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसे मिला लिया था? अहमदनगर, दक्षिण भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य था, तो इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1633 में। 27 में गद्दी पर बैठा, 29-30 लगभग चौथी या पांचवी साल में 1633 में दक्षिण भारत का राज्य था, लिख लेना, दक्षिण भारत का, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखते चलो। अगला बात करते हैं गोलकोंडा के शासक कुतुब शाह। ये कुतुब शाह अल्पायु का व्यक्ति था बेचारा, ज्यादा शासन चलाने की इसमें योग्यता नहीं थी। तो कुतुब शाह के साथ उसने, शाहजहां ने क्या कर ली? संधि कर ली साहब, डरा धमका करके। 1636 की बात है, ये कब की बात है? 1636 की। इतिहासकारों ने यह कहा है कि मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा राज्यों में जो बटा था मुगल साम्राज्य, यह सबसे ज्यादा जो विस्तार किया वो शाहजहां ने किया था। इतने बड़े स्तर पर राज्यों को जीता था शाहजहां ने अपने शासनकाल में, अपने पुत्रों के माध्यम से। जैसे औरंगजेब ने बहुत भूमिका निभाई दक्षिण भारत के राज्यों में जिताने को। औरंगजेब को सूबेदार बनाया था, गवर्नर बना दिया था, राज्यपाल बना दिया था दक्षिण भारत का। और एक बार नहीं, 2-2 बार बना था औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में। गुजरात का भी रहा, है ना। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाई शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था, या कहाँ का राज्यपाल था, है ना, या कहाँ का सूबेदार था। एक ही शब्द है, शब्द को घुमा घुमा के बार बार पूछते रहते हैं।
तो याद रखिए दक्कन भारत मतलब दक्षिण भारत का चार्ज उसे दिया गया था उन राज्यों को जीतने के लिए। जहां जीता जाए, युद्ध की आवश्यकता पड़े वहां युद्ध करो, और जहां युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़े और युद्ध नहीं कर सकते हो, आपकी सेना कमजोर पड़ रही है, तो वहां कूटनीति का सहारा लो, जैसे डिप्लोमेसी बोलते हैं। ठीक है, सेना को किसी प्रकार से तोड़ो, शासक को किसी प्रकार से तोड़ो, उसके साथ संधि कर लो। तो गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह था, अल्पायु को था, ये वहां पर बैठा था, तो शाहजहां ने इसके साथ औरंगजेब के माध्यम से, चूंकि औरंगजेब पे चार्ज था पूरा, संधि कर ली थी। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते चलो आगे। शाहजहां ने 1636 में बीजापुर, ये भी दक्षिण भारत में ही है, बीजापुर पर आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या कर ली, संधि कर ली। ये कुछ दक्षिण भारत के पॉइंट मैंने लिख दिए जो कभी कभार एग्जाम में दिख जाएंगे आपको। ठीक है, संधि कर ली थी। आगे बात करें कंधार, तो आपको पता ही है कंधार कहाँ पे, अफगानिस्तान में भाई साहब। कंधार कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो कंधार को 1622 में मुगलों से छिन गया था, ये शुरू में लिखा है मैंने, 1622 में मुगलों से छिन गया था, वहीं के शासकों ने प्राप्त कर लिया, ईरान के शासकों ने लड़ करके। लेकिन 1639 में अली मर्दान खां वहां का एक सूबेदार था, अली मर्दान खान ने यह किला किसको सौंप दिया, मुगलों को सौंप दिया, कंधार का किला। कंधार के पास एक बहुत महत्वपूर्ण किला था, ये किला किसको सौंप दिया, ये कंधार का किला था मुगलों को। किसके समय में, शाहजहां के शासनकाल में। लेकिन ज्यादा समय तक रहा नहीं शाहजहां के शासनकाल में ये कंधार। कुछ समय के बाद 1648 से पहले मुगलों के हाथों से निकल गया, फिर फाइनली फिर मुगलों के हाथों में नहीं आया कंधार, फिर ईरान के शासकों के अंडर में रहा ये। ठीक है, तो अली मर्दान वहां का चार्ज था, कहाँ का चार्ज था, कंधार के पास का चार्ज था। तो शाहजहां की कूटनीति से इसने ये किला मुगलों को सौंप दिया था। क्योंकि शाहजहां देखिए, देखो बात यह है कि आपको टेंशन नहीं लेनी कि कंधार याद रखना, ये याद रखना, वो याद रखना। एक एक पॉइंट मैंने इस वजह से लिख दिए कि जो भी मुगल शासक भारत में आया, जिसने भी शासन चलाया, जितने भी वर्षों तक चलाया, वो हमेशा ये चाहता रहा कि मेरा सबसे ज़्यादा विस्तार हो दुनिया में। भारत में तो हो ही हो, लेकिन भारत के अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं वो भी मुझे जीतने हैं। इस वजह से बार बार हम काम पंजाते पढ़ाने आपको कंधार, जो कि इतिहासकारों ने लिखा है। भाई हर व्यक्ति की कोशिश रहती थी कि जो उत्तर पश्चिम के इलाके हैं भारत को जोड़ते हैं, वहां पे भी हमारा कब्जा हो। इस वजह से शाहजहां ने भी कोशिश करी कंधार को जीतने की, थोड़ा बहुत कोशिश भी करी, जीत भी लिया, लेकिन बाद में फाइनली हाथों से निकल गया था मुगलों के से। इतना आपको लिखना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये पॉइंट नोट कर लेना। फिर शाहजहां की देखो कोशिश कहाँ तक थी, शाहजहां ने कोशिश करी मध्य एशिया को जीतने की। मध्य एशिया, मिडेवल एशिया, जो एशिया महाद्वीप है ना हमारा, एशिया महाद्वीप में एक पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के देशों को, मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीतने की कोशिश करी। वहाँ की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा पैसा था वहाँ पे, बहुत सारे उत्पादन होते थे अलग अलग फसलों के। तो इस इलाके को शाहजहां जीतना चाहता था। उस इलाके में कौन से क्षेत्र थे, एक लिख लेना, बल्ख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद पहला पार्ट में भी मैंने पढ़ा दिया, दूसरे पार्ट में भी पढ़ा रहा हूँ मैं इसे। तो मध्य एशिया के बल्ख को, और एक और है वदक्सा, ये राज्य थे दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट राज्य मध्य एशिया के। इनको भी कोशिश करी उसने जीतने की, या इसकी अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश करी। वहां की इकोनॉमी की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो थी, इकोनॉमी जो थी, कौन कौन से इलाकों की, मध्य एशिया में बल्ख की और वदक्सा की। ठीक है, मध्य एशिया का मतलब है ये अफगानिस्तान वाले इलाके में ही थे दोनों के दोनों, आप ऐसे समझो सरल भाषा में। लेकिन बड़े प्रोस्पेक्ट में इसे पढ़ेंगे, विस्तार करके इसे पढ़ेंगे तो मध्य एशिया के हिसाब से पढ़ सकते हो आप। वैसे अफगानिस्तान लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। कोशिश की लेकिन ये असफल रहा, जहाँ पे इसे नुकसान और हो गया शाहजहां को नुकसान हो गया। लेकिन बल्ख नामक राज्य को जीतने में शाहजहां कामयाब भी रहा। ये बात कब की मैं बता रहा हूँ, वर्ष लिख लेना। शाहजहां ने ये मध्य एशिया के से जीतने के लिए कब अभियान चलाया, 1646 में। 1646 की बात है, वर्ष नोट कर लेना आप। ठीक है, लेकिन इसे जीतने में असफल रहा वो। यहाँ पैसा भी खर्च हो गया दुनिया भर का, सेना को लेके गया भाई इसे जीतने के लिए। अब आ जाते हैं, इन पॉइंटों को याद रखिएगा। कुछ पॉइंट थे, कुछ अभियान थे जो शाहजहां ने अपने शासनकाल में चलाए अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए, है ना। हर एक शासक चाहता है कि मेरा राज्य बड़ा हो। शाहजहां का बड़ा भी था। इतिहासकारों ने लिखा है 22 राज्य थे शाहजहां के शासनकाल के समय, जो कि मुगलों के अधीन थे। कितने राज्य थे, 22 राज्य। ठीक है, अब देखिए 8 सितंबर 1657 को शाहजहां बीमार पड़ गया था। तो बीमार पड़ गया दिल्ली में, सॉरी आगरा में। तो इस समय जो पुत्र थे शाहजहां के वो कहाँ पे थे। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है पुत्रों की शाहजहां के, वो मुख्य रोल में आएंगे पुत्र। अब पुत्रों की लड़ाइयाँ भी पेपरों में पूछी गई, एग्जाम्स में पूछी गई कई बार, है ना। तो इन पुत्रों की लड़ाइयों को मैं औरंगजेब में भी पढ़ाऊंगा और यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ, तो याद हो जाएंगे, है ना।
शाहजहां भाई पिता है और उसके पुत्रों में आपस में संघर्ष होता है। जैसे ही पता चलता है कि पिताजी बीमार हो गए और बीमार होने के बाद वो सक्षम नहीं है शासन को चलाने में, तो आपस में जो जो पुत्र थे, जिन जिन का चार्ज उनको दे रखा था, अलग अलग राज्यों में थे सभी, दिल्ली में आगरा में तो कोई नहीं था, तो वहां से अपनी अपनी सेनाओं के साथ मूवमेंट करते हैं भाई साहब आगरा आने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए था शाहजहां के बाद कि भाई हम ही शासन करेंगे, हम ही उत्तराधिकार करेंगे। जैसे पिताजी होते हैं, पिताजी के 4 या 3 2 पुत्र होते हैं, तो बिना में जई बात के लेकर युद्ध होते हैं तो आपस में कि जे हिस्सा मेरा, जे कमरा मेरा, जे हिस्सा मेरा और ज्यादा बड़ा हिस्सा मेरा। जई बातें लेके शाहजहां के पुत्रों में बीमार पड़ते ही युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, कि भाई जो उत्तराधिकार बनेंगे हम, उत्तराधिकारी रहेगा भारत का, वो हम रहेंगे। ठीक है, सभी में जितने भी पुत्र थे, 4 पुत्र मैंने बताया आपको, 3 पुत्रियां बताई, 3 बहन थी इनकी, अलग अलग भाइयों की, तो वो समर्थन दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो जब शाहजहां बीमार हो गए, कब बीमार हो गए? 1657 में। तारीख कितनी? 8 सितंबर की। और शासनकाल कब तक रहा? 58 में, मतलब मृत्यु हो गई शाहजहां की। तो उस समय जो शाहसुजा था, एक पुत्र कौन था? शाहसुजा। शाहसुजा बंगाल में था, बंगाल का चार्ज था शाहसुजा पर। ठीक है जी। मुराद बख्श गुजरात में था उस समय जब शाहजहां बीमार पड़ गया इधर आगरा में। औरंगजेब दक्षिण में था, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और ये प्रश्न कहीं सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जब शाहजहां शासन करता था दिल्ली में, उस समय औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था या गवर्नर था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब कहाँ का था? दक्षिण का। बाकी की मैं सभी को बता रहा हूं। और जो दारा सिकोह था, ये शाहजहां के पास में था। सिर्फ एक ही पुत्र शाहजहां के पास में था जिसका नाम था दारा सिकोह। ठीक है, दारा सिकोह के बारे में आपको एक लाइन बताऊंगा, लिख लीजिएगा। इस पार्ट में फिर भी मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं, वो मैं आपको बता चुका हूं, अलग से वीडियो बनाऊंगा सभी मुगलों को एक बार पढ़ा करके, सभी शासकों को पढ़ाने के बाद अलग से वीडियो पढ़ाएंगे। उसमें आपको ताजमहल के बारे में, लाल किले के बारे में, दीवानी आम के बारे में, दीवानी खास के बारे में, जामा मस्जिदों के बारे में, हुमायूं के मकबरे के बारे में, है ना, या नूरजहां की कब्र के बारे में, या बाबर के मकबरे के बारे में, सभी डिटेल से बताएंगे सारी। और यही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आजकल ज्यादा। अभियान या तो युद्ध आएंगे, देखो मुगलों में से, या तो युद्ध आते हैं कि भाई जी लड़ाई कौन सी वर्ष में, भाई वर्ष पूछ ली जाती है, या फिर उनकी बनाई हुई इमारत आती है। ये इन प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो दारा सिकोह शाहजहां के पास में था, ये भी पुत्र था, और ये सबसे विद्वान पुत्र था। विद्वान बोले तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, ऐसे कई भाषाओं का ज्ञान था दारा सिकोह को, शाहजहां का पुत्र। ठीक है जी, अलग अलग जगह थे। मुराद बख्श पूछा जाए तो गुजरात में था, औरंगजेब पूछा जाए तो दक्षिण में था, शाहसुजा बंगाल में था। जैसे इनको पता चला कि शाहजहां पिताजी हमारे बीमार पड़ गए, तो सभी ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी वहां पे। और जो मुगलों के अधीन ये काम करते थे भाई, रिपोर्ट सब कहाँ देते थे? शाहजहां को। शाहजहां उस समय का कौन था? चीफ था, हेड था, चेयरमैन था, प्रधानमंत्री कह लो। आज के समय के जैसे प्रधानमंत्री हेड है हमारे देश में, उस समय का शाहजहां हेड था। तो सभी राज्यों की रिपोर्ट किसको जाती थी? कितना टैक्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे शासन चला रहे हैं, शाहजहां के पास। जैसे ही शाहजहां बीमार हुआ तो सभी ने अपने आसपास के जो मुगल थे, जो शक्तिशाली थे, जो शाहजहां को रिपोर्ट करते थे कि ये शासन आपका पुत्र ऐसे चला रहा है, उन सभी की हत्या कर दी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भैया जहां के अब कर्ता धर्ता हम ही हैं, अब कोई ना है हमारे ऊपर। सबन ने अपना अपना स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मुराद बख्श ने कर दी गुजरात में, शाहसुजा ने कर दी कहाँ पे? बंगाल में भाई साहब। और दारा सिकोह तो इनके पास में ही था, औरंगजेब दक्षिण में स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका। ठीक है, अब शाहजहां ने, लिख लेना पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, सुनने के साथ साथ लिख भी लिया करो। स्टोरी तो खैर पसंद आती है बच्चों को, बहुत सारी कहानियां। शाहजहां ने जैसे ही बीमार पड़ा तो उत्तराधिकारी कैसे बना दिया अपना? दिल्ली का शासक दारा सिकोह को बना दिया। ये भी नोट कर लेना, दारा सिकोह को बना दिया, जो कि सबसे विद्वान था और सबसे प्रिय उसका पुत्र था। ऐसा शाहजहां के बारे में, पुत्र के बारे में लिखा गया है, बना दिया। तो ये पता है जब इन तीनों पुत्रों को चला कि शाहजहां दारा सिकोह को वो बना दिया है, इंचार्ज बना दिया है दिल्ली का, आगरा का, पूरे मुगल साम्राज्य का, तो किसी को बढ़िया नहीं लगा भाई साहब। सब औरंगजेब अपने मन में बैठा था इच्छाओं को लेकर के, भाई गद्दी तो हम ही प्राप्त करेंगे शाहजहां की मृत्यु के बाद। मुराद बख्श अपनी तरफ कहता था, शाहसुजा अपनी कहता था। लेकिन एक अफवाह ये भी उड़ा दी गई कि पिता को जहर दे करके मार दिया शाहजहां को दारा सिकोह ने, और खुद उसने हत्या लिया है चार्ज पीछे से आगरा दिल्ली का। ये भी अफवाह फैल गई। तो ये अफवाह फैली तो सभी, औरंगजेब दक्षिण से, और इसके अलावा मुराद बख्श गुजरात से, और शाहसुजा बंगाल से अपनी अपनी सेनाओं के साथ आगरा की ओर आते हैं भाई साहब। फिर इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि सभी को चाहिए दिल्ली का ताज। तो आगे क्या होता है देखो, औरंगजेब ने मुराद बख्श को, ये दोनों भाई
ध्यान देना, औरंगजेब ने मुराद बख्श को अपनी तरफ कर लिया, पूरा षड्यंत्र करके। मुराद बख्श अपना अलग आ रहा था सेना लेकर के भाई, तो औरंगजेब ने पूरा षड्यंत्र किया, पूरी प्लानिंग करी, तो मुराद बख्श को अपनी तरफ कर लिया भड़का करके। किसकी तरफ भड़का दिया? उसने मुराद बख्श को भड़काया कि दारा शिकोह ने पिताजी की हत्या करी है जहर दे करके, और खुद गद्दी पर बैठ गया है, हम दोनों भाई मिलते हैं और मिल के उसे हराते हैं और फिर आधा आधा साम्राज्य बांट लेंगे। दोनों में प्लानिंग हो गई साहब। औरंगजेब ने ये प्लानिंग चली, ये दिमाग चलाया कि मुराद बख्श को और मुराद बख्श की सेना को अपनी तरफ कर लेता हूँ, फिर ताकत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि भाई मुगलों का सेंटर हेड पॉइंट दिल्ली आगरा था, वहां पे दारा शिकोह बैठ चुका था, पूरी सेना दारा शिकोह के अंडर में थी अब, तो यहाँ शक्तिशाली ज्यादा सेना थी बजाय राज्यों के। तो दोनों सेना मिली औरंगजेब की और मुराद बख्श की, ये दोनों भाई थे, ठीक है। और मुराद बख्श को इसने अपने पूरे षड्यंत्र के तहत साथ में मिला लिया कि भाई अब सेना आगे चल करके लड़ेंगे हम, है ना, दारा शिकोह को हटाएंगे दिल्ली की गद्दी से, और दोनों भाई, मैं आगरा में बैठूंगा, आगरा की गद्दी या दिल्ली की गद्दी समझ लीजिए, आगरा में राज्य अभिषेक कराया कई शासकों ने, वैसे तो दिल्ली के नाम से ही जाना जाता रहा है। और आपको उत्तर पश्चिम का जो अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इलाका है, मध्य एशिया का इलाका है, वो आप दे दूंगा। किससे डील हो गई? मुराद बख्श से। अब आगे सुनो, आगे होता है कहानी में कि बहादुरपुर का युद्ध होता है सबसे पहले, और जो बनारस के पास में स्थित है, ये जगह लिख लेना, कहाँ पे है? बनारस। बनारस बोले तो यूपी का पूर्वांचल, और पूर्वांचल बोले तो गंगा नदी, और गंगा नदी बोले तो काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर स्थित है, यहाँ पे जो कॉरिडोर भव्य बनवाया गया सरकार के द्वारा, 84 घाट भी स्थित हैं, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था, काशी विश्वनाथ मंदिर का, ये भी नोट कर लेना, पूछा गया पेपर में। तो बहादुरपुर का युद्ध होता है बनारस के पास में 14 फरवरी 1658 को। शाही सेना, देखो बार बार जो शब्द मिलेगा आपको, शाही सेना का मतलब है जो दारा शिकोह की सेना थी, शाही सेना का मतलब दारा शिकोह, और दारा शिकोह को शाहजहां ने बिठा दिया था गद्दी पर। शाही सेना वो शाह शुजा की सेना के मध्य युद्ध हुआ, तो इसमें कौन हार गया? शाह शुजा हार गया भाई साहब। तो शाह शुजा पहुंच गया पहले बंगाल से लड़ने के लिए कि भाई पिताजी को कैसे मारा, और ऐसे गद्दी पे आप नहीं बैठ पाओगे, युद्ध करना पड़ेगा। तो बहादुरपुर का युद्ध बनारस के पास में होता है, दारा शिकोह की सेना और शाह शुजा जो कि बंगाल में था, तो ये इसे हरा दिया और ये भाग गया यहाँ से। कौन हार गया? शाह शुजा हरा दिया भाई साहब, ये ताकतवर सेना ही दारा शिकोह की। दूसरा युद्ध होता है धर्मट का युद्ध, कई बार पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इस युद्ध को आप। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को होता है। फिर देखो शाही सेना बार बार नाम आ रहा है, शाही सेना लिख लेना आप, दारा शिकोह की सेना। शाही सेना का मतलब दारा शिकोह की सेना, जो शाहजहां ने अपने बीमार होते ही दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया था, शाही सेना। और इधर दूसरी तरफ कौन होती है इसमें? औरंगजेब और मुराद बख्श की सेनाओं के मध्य में ये लड़ाई होती है। अब आपको पता है औरंगजेब और मुराद बख्श तो रास्ते में ही एक हो गए थे, दोनों आपस में प्लानिंग करके कि दारा शिकोह को लड़ना है और हराना है। तो धर्मट का युद्ध है, उज्जैन के पास हुआ। धर्मट नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? उज्जैन में। उज्जैन में बोले तो क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। महाकालेश्वर भगवान का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन में। तो मुराद बख्श और औरंगजेब की सेना मिलकर लड़ी, किससे? दारा शिकोह की सेना से, जैसे शाही सेना कहा गया है। 1658 में लड़ा भाई, तो इसमें कौन जीत गया? औरंगजेब की सेना जीत गई साहब। मुराद बख्श औरंगजेब की पूरी ताकत से लड़ी, दारा शिकोह की सेना को हरा दिया। अब इस लड़ाई से औरंगजेब की भाई ताकत में तो वृद्धि होगी कि भाई पूरी सेना हरा दी मुगलों की, जो शाहजहां ने पूरा चार्ज सौंप दिया था दारा शिकोह को, तो पूरी प्रतिष्ठा में वृद्धि भाई, ताकत में वृद्धि भाई, ठीक है। किसके में? औरंगजेब की में। अब शाहजहां की तरफ से कौन लड़ रहा था? देखो जो बार बार शाही सेना बोल रहा हूं मैं, इस शाही सेना में कौन लड़ रहा था? एक जोधपुर का राजा था जिसका नाम जसवंत सिंह था, और एक कासिम खां। कासिम खां लड़ते लड़ते मारा गया बेचारा, और जसवंत सिंह जोधपुर का राजा था जो कि दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहा था। या यूं समझ लीजिए शाहजहां की तरफ से लड़ रहा था, शाहजहां तो बीमार हो गया था, दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहा था। तो साहब ये भी जान बचा करके भाग गया वहां से, जोधपुर का राजा जिसका नाम जसवंत सिंह। कौन से युद्ध को लड़ा? ये धर्मट को। किसकी तरफ से? दारा शिकोह की तरफ से। तो इसका रिजल्ट क्या रहा इस लड़ाई का? धर्मट की लड़ाई, ब्रैकेट में लिख लेना, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है ये जगह, यहाँ पे ये युद्ध होता है, और यहाँ पे औरंगजेब की सेना जीत जाती है इस युद्ध को। अब आगे देखो, अब आगे लड़ाई आ रही है, एक सामूगढ़ का युद्ध होता है। अच्छे से हेडिंग डाल लेना सामूगढ़, और लिख लेना ये आगरा में जगह बताई गई है कि आगरा के पास स्थित है ये जगह। इसके बारे में रिसर्च करेंगे, आपको रिसर्च करके बताएंगे सामूगढ़, लेकिन अभी इतिहास के हिसाब से पढ़ लो। इस लड़ाई में दारा शिकोह आता है लड़ने, और औरंगजेब, दोनों थे भाई भाई में लड़ाई हो रही है। लड़ाई का नाम क्या है? सामूगढ़। क्यों लड़ाई हो रही है भाई भाई में? आपको बता चुका हूं मैं कि भाई दिल्ली की गद्दी सभी को चाहिए, सभी भाइयों को चाहिए, तो टकरा रहे हैं भाई आपस में। और किससे टकरा रहे हैं? दारा शिकोह से, क्योंकि शाहजहां ने दारा शिकोह को चार्ज दे दिया था।
तो सामूगढ़ की लड़ाई आगरा में होती है, क्योंकि आपको पता है आगरा से मोहब्बत रही किसकी, शाहजहां की, और शाहजहां आगरा में ही रहा ज़्यादातर समय तक, और आगरा में बीमार हो गया था और आगरा में दारा सिकों को चार्ज दे दिया था। तो सामूगढ़ में जो लड़ाई होती है 29 मई 1658 को, लिख लेना कब होती है जी, 29 मई 1658 को। तो इसमें फिर औरंगजेब जीत गया, दारा सिकों को हरा दिया भाई साहब। सामूगढ़ की लड़ाई में दारा सिकों को औरंगजेब ने हरा दिया, क्योंकि औरंगजेब की ताकत दुगनी तिगुनी हो गई थी इस धर्मट की लड़ाई के बाद। पूरी शक्ति उसने बढ़ा ली थी पूरी ताकत से, क्योंकि दो दो सेनाएं थी, एक मुराद बख्श की सेना और एक औरंगजेब की सेना। इस लड़ाई को जीतने के बाद, कौन सी लड़ाई को, सामूगढ़ की लड़ाई, जो ब्रैकेट में आगरा लिख लीजिएगा, आगरा के पास के एक इलाके में ये युद्ध हुआ था जिसे सामूगढ़ बोला गया उस जगह को। दारा सिकों लड़ाई इसमें अपने मुगल साम्राज्य को, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने वैभव को बचाने के लिए, अपनी पराक्रम वीरता को बचाने के लिए, लेकिन दारा सिकों बचा नहीं पाया। औरंगजेब ज्यादा ताकतवर पड़ गया यहाँ पे, तो औरंगजेब ने दारा सिकों को हरा दिया 29 मई 1658 को। मुराद बख्श भी था इस लड़ाई में साथ में। अब इसी हराने के बाद दारा सिकों यहाँ से भाग गया। दारा सिकों का पीछा करते हुए ये दोनों भाइयों ने पीछा किया, आगरा से भागता है दारा सिकों, इसका पीछा करते हैं दोनों भाई। तो पीछा करते करते औरंगजेब के देखो कारनामे क्या है, औरंगजेब ने मुराद बख्श को ही पकड़ लिया, मुराद बख्श को पकड़वाया और उसे बंदी करवाया और उसको फिर मरवा दिया बाद में। अब देखो कितनी लालसा बढ़ गई औरंगजेब की, जिसकी सेना ने साथ दिया, जिस भाई ने मदद की दूसरे भाई को हराने में और लड़ने में और गद्दी को प्राप्त करने में, जब दारा सिकों का पीछा कर रहे हैं दोनों भाई यहाँ से, तो मुराद बख्श को पकड़ा और पकड़ने के बाद कैदी बनाया कुछ समय के लिए, उसके बाद मरवा दिया औरंगजेब ने। कौन से भाई को मरवा दिया, मुराद बख्श को, हत्या करवा दी, ऐसे लिख लेना पॉइंट बना करके। तो ये युद्ध किसने जीता, औरंगजेब ने। अब इसी युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने आगरा में सबसे पहले राज्याभिषेक कराया साहब। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 1658 में लिख लेना, सबसे पहला कहां पे कराया औरंगजेब ने, आगरा में। क्योंकि भाई दारा सिकों तो यहाँ से भाग ही गया जान बचा करके, जैसे तैसे भाग गया वो यहाँ से। अब आगरा का गद्दी या पूरा मुगल साम्राज्य किसके अंडर में आ गया, एक तरीके से औरंगजेब के अंडर में आ गया। औरंगजेब ने इस युद्ध को जीतने के बाद पूरे विधि विधान से, परंपराओं से राज्याभिषेक कराया आगरा में 1658 में। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। मुगल साम्राज्य में एकमात्र शासक कौन रहा है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, कितनी बार कराया, 2 बार राज्याभिषेक कराया। एक बार ये मैंने बता दिया, सामूगढ़ की लड़ाई को जीतने के बाद, आगरा में जीतने के बाद आगरा में राज्याभिषेक कराया। उसके बाद दोबारा राज्याभिषेक इसने कराया, दिल्ली में कराया था, औरंगजेब नहीं कराया था। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे औरंगजेब में ही आपको, ठीक है। एकमात्र शासक औरंगजेब ही, नोट कर लेना अभी। आगे देखो फिर एक लड़ाई आ रही है, दारा सिकों भाग गया था बच करके, तो 1659 में देवराई अजमेर के पास में, ये जगह पड़ता है एक देवराई अजमेर के पास, तो औरंगजेब ने फिर दारा सिकों को हरा दिया फाइनली। अब दारा सिकों को हरा दिया यहाँ से, अब औरंगजेब के सामने कोई ताकत टिकने वाली नहीं है। अब पूरा शहंशाह, पूरा ताकतवर व्यक्ति औरंगजेब है, उसी के हाथों में पूरी कमान है, उसी के अंडर में पूरी सेना है, तो पूरी ताकत से वो दिल्ली पर शासन में बैठ जाता है, ठीक है। आगरा में ही राज्याभिषेक हुआ था वैसे तो, लेकिन ये युद्ध हो गए अब भाइयों के आपस में। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं शाहजहां के धार्मिक नीति के बारे में थोड़ा सा, वो प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब यहां से आगे चर्चा करेंगे औरंगजेब के विषय में, हम आपको औरंगजेब वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ शाहजहां के कार्यों को पढ़ लो जो कि पेपरों में पूछेंगे। शाहजहां ने बनारस और कश्मीर के मंदिरों को, बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया था, और मंदिरों की संख्या बताइए 76 मंदिरों को तो बनारस में ही नष्ट करवा दिया था शाहजहां ने। जी काम बहुत गलत किया, बहुत गलत तो बहुत मुगलों ने किया है भाई साहब, बहुत बड़े पैमाने पर काम। तो शाहजहां ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों को नष्ट कराने का आदेश दे दिया और नष्ट करवा भी दिए थे, और खासतौर पर बनारस के भीतर और कश्मीर में, ठीक है। अगला पॉइंट ये लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया कई बार। 1636 और 37 में एक प्रथा को खत्म कर दिया शाहजहां ने। कौन सी प्रथा को, सिजदा प्रथा। सिजदा और पाबोस, ये प्रथा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन या बलबन पढ़ लीजिए आप, के समय में लागू हुई थी। सिजदा और पाबोस में, इनमें घुटनों के बल या पेट के बल बैठ करके शासक को प्रणाम करने की परंपराएं थी। इस व्यवस्था को उसने खत्म किया शाहजहां ने, उसने कहा कि ये नहीं चलेगी अब हमारे दरबार में, हम दूसरी प्रथा चलाएंगे। तो नोट कर लेना, पूछा गया है सिजदा को किसने खत्म किया, तो शाहजहां ने खत्म किया 1636 में। 1637 में कौन सी प्रथा शुरू हुई, चहार तस्लीम प्रथा शुरू करा दी। इसको भी नोट करके लिख लेना, ये शाहजहां ने शुरू करा दी नई प्रथा, चहार तस्लीम। अब इसका मतलब क्या है, ये भी शासक को नमन करने की प्रथा है, लेकिन ऐसा नहीं है घुटनों के बल बैठने वाली नहीं है,
प्रस्तुति करने की प्रथा है। जैसे शासक बैठा है दिल्ली के दरबार में भैया, तो कोई मिलने आ रहा है, तो प्रस्तुति मतलब एक तरीके से प्रार्थना करने की प्रथा। ठीक है। चहार तस्लीम किसने शुरू करी? शाहजहां ने। आंसर लिख लेना, शाहजहां ने। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, जो कि अकबर ने खत्म कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर लगा दिया साहब, ये काम बहुत गलत किया। काशी के कविंद्राचार्य जे हिंदी के गुरु थे, काशी के थे, कहाँ के थे? काशी। काशी बोले तो वाराणसी। काशी के कविंद्राचार्य के कहने पर काशी से क्या हटा दिया? ये तीर्थ यात्रा कर माफ कीजिए, काशी से हटा दिया था, ये नोट कर लेना। इनके कहने पर हटाया था। प्रश्न यही पूछा गया कि किसके कहने पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था? तो किसके कहने पर हटा दिया? कविंद्राचार्य गुरु थे ये, संस्कृत के गुरु थे, संस्कृत हिंदी के गुरु थे, जो कि वाराणसी में रहते थे, काशी में रहते थे। इनके कहने पर हटा दिया। खम्मात, खम्मात बोले तो गुजरात लिख लेना ब्रैकेट में। खम्मात की खाड़ी सुनी होगी आपने, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं बहने के बाद, पश्चिम भारत में इधर बहने के बाद। ठीक है। तो खम्मात के नागरिकों के कहने पर, खम्मात के जो लोग थे, वहां की जो जनता थी, उनके कहने पर, नागरिकों के कहने पर शाहजहां ने गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। शाहजहां ने काय पर रोक लगा दी? गौ हत्या पर रोक लगा दी। गुजरात भी लिख लेना ब्रैकेट में। वहां के नागरिकों ने आग्रह किया कि साहब गौ हत्या पर रोक लगवाओ, तो शाहजहां ने आग्रह को माना और गौ हत्या पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। ठीक है, इसे पढ़ते रहिएगा। अब कुछ पॉइंट में शाहजहां के स्थापत्य कला के बारे में इसमें बता रहा हूं, जो कि अलग से वीडियोस बनाऊंगा पूरे मुगलों के विषय में, उसमें भी तो है ना। तो स्थापत्य कला, एक पॉइंट सबसे पहले लिखना, पूरे मुगल साम्राज्य में बाबर से लगा करके अंतिम जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड तक, उसके समय तक यदि हम बात करें पूरे मुगलों में, स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल या वास्तुकला का स्वर्णकाल है ना। ये इसे अपनी भाषा में डिजाइन कह सकते हैं। जैसे बहुत बढ़िया बागो मकान बनवाए, अच्छी डिजाइन बाने बनवाइए, ऐसे आमतौर पे हम बोलते हैं चलते हुए जाते हुए कहीं पे भी सफर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी चीज को देख करके, मकान दुकान को, किसी की इमारत को, तो मन में विचार आते हैं, तो विचार प्रेषित है जानते हैं आमतौर पर कौन से शब्द से? डिजाइन। देखिए वो बड़ा भव्य और बड़ा शानदार और अच्छी डिजाइन है उसमें। तो ऐसी भव्य और शानदार स्थापत्य कला जो हुई वो शाहजहां के शासनकाल में हुई। ठीक है। तो स्वर्णकाल कहा गया है। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है, चाहो तो पॉइंट भी नोट कर लेना, उनका नाम भी लिख लेना। और देखो बर्नियर और मनुची जो विदेशी यात्री थे, इतिहासकार भी थे, तो शाहजहां के शासनकाल को इन्होंने स्वर्णकाल कहा है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल लिख लेना। ये दो लोगों के नाम लिखे मैंने, एक वर्नियर और एक मनुची, ये दोनों नाम भी लिख लेना। और एक तीसरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, जो कि जाने माने इतिहासकार भारत के, उन्होंने शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला या स्थापत्य कला, एक ही बात है, स्वर्णकाल कहा है कि भैया सबसे अच्छी जो इमारत बनी वो शाहजहां के शासनकाल में बनी। इस वजह से गोल्डन टाइम या स्वर्णकाल कहा गया शाहजहां के शासनकाल को। ये प्रश्न पूछा गया, कई बार रिपीटेड है, नोट कर लेना। आगे लिखेंगे शाहजहां के शासनकाल में हिंदी के महान कवि रहते थे कुछ, देखो सुंदरदास एक कवि थे, ये लिख लेना। कविंद्राचार्य में बता चुका हूं, अभी दोबारा लिख लेना, चिंतामणि। शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था इन तीनों लोगों को, शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था, हिंदी के जाने माने कवि थे उस समय के ये तीनों लोग। ठीक है। आगे बात करते हैं, शाहजहां का जो प्रिय राग था, जो संगीत था, वो कौन सा था? ध्रुपद। इसे भी नोट कर लेना, ये भी पूछा गया है। शाहजहां को कौन सा संगीत पसंद था? तो ध्रुपद राग पसंद था, ये संगीत के अंतर्गत याद आया। ठीक है, नोट कर लेना, प्रिय राग था ध्रुपद राग। और एक संस्कृत के महान कवि रहते थे शाहजहां के दरबार में, ये पॉइंट नोट कर लो, मुझे याद आ गया, मैं लिख नहीं पाया। संस्कृत के महान कवि जगन्नाथ रहते थे शाहजहां के दरबार में। शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था, ऐसे लिखिए, दरबार नहीं लिखेंगे, संरक्षण प्राप्त था, जगन्नाथ नामक। अब देखो आगरा किले में शाहजहां ने क्या बनवाया? दीवाने आम बनवाया, 1637 में, माफ कीजिए 27 में बनवाया, जो कि संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत थी शाहजहां के शासनकाल की। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, शाहजहां के शासनकाल की संगमरमर से बनाई जाने वाली पहली इमारत आगरा किले में के अंदर बनाई गई। कहां पे बनाई गई? आगरा किले के अंदर। आगरा किले के अंदर बनाई गई, जिसका नाम दीवाने आम। और दीवाने आम का मतलब है कि इसमें आम लोग शामिल हो सकते हैं बैठकों में। बैठकें होती थी शाहजहां शासनकाल में, तो आम लोगों को अनुमति थी इसमें आने की। दीवाने खास का मतलब होता है कि सिर्फ स्पेशल लोग आएंगे, खास लोग आएंगे, गिने चुने लोग आएंगे, सिलेक्टेड लोग आएंगे उसमें, जो शाहजहां के ज़्यादा निजी लोग थे। और आम का मतलब आम पब्लिक आ सकती है, आम जनता आ सकती है, आम जो सेना के अंतर्गत रहते थे या साम्राज्य में रहते थे या प्रशासन में रहते थे, वो शामिल हो सकते थे। ठीक है,
तो 1627 में बनवाई जे। और दीवाने आम नामक इमारत कहाँ है? आगरा किले में। कभी जाना तो वहाँ गाइड आपको बताएगा इसके विषय में घूमने। तो संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत थी जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है 1648 में, मैं बोलता चल रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। 1648 में यमुना नदी के तट पर दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर की स्थापना करी, एक शहर बसाया पूरा, जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद, अपने नाम पर ही रखा। इसका काम शुरू होता है 1637 से 1648 तक बन के जो तैयार होता है, ठीक है। तकरीबन 9-10 साल लग गए इसमें। लिखना 1637 से 1648 तक शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाया और आगरा से राजधानी बदलकर शाहजहानाबाद कर दी। अभी तक आगरा राजधानी थी शाहजहां की, ध्यान रखना। आगरा से राजधानी बदल करके कहां पे कर दी? दिल्ली में स्थापित कर दी। और कहां पे कर दी? शाहजहानाबाद, अपने नाम से एक शहर बना दिया दिल्ली में, यमुना नदी के तट पर। 1637 में काम शुरू होता है और 37 से कब तक बन के तैयार हो जाता है? 48 तक। अगला पॉइंट 1648 में लाल बलुआ पत्थर से, ये लिख लेना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भूगोल में हमने पढ़ा रखा है लाल बलुआ पत्थर भारत की कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, कौन सी चट्टानों से सबसे ज्यादा लाल बलुआ पत्थर निकाला जाता है। आज भी निकाला जाता है, जहां जहां लाल पत्थर की बहुत सारी बिल्डिंगें आपको मिलेंगी तो वहां लाल बलुआ पत्थर वहां से खनन किया जाता है, निकाला जाता है और भेजा जाता है अलग अलग हिस्सों में। तो वहीं से ये मंगाया गया होगा, संभावना है इस बात की पूरी। और तो कहीं से मंगाया नहीं, विदेशों से तो आया नहीं होगा। तो लाल बलुआ पत्थर से लाल किला बनवाया गया दिल्ली का। कौन सा किला बनवाया गया? दिल्ली का लाल किला। कब बनवाया? 1648 में। वर्ष भी लिख लेना भाई साहब, है ना, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का लाल किला बनवाया साहब। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, लाल बलुआ पत्थर से। लाल किले को बनवाने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, इसका नाम लिख लेना, जिसकी देखरेख में लाल किला बनाया गया, जिसकी देखरेख में पूरे लाल किले का जो डिजाइन था, जो स्थापत्य कला थी कि किस हिसाब से लाल किले को डिजाइन करना है, वो बनाया गया। उसकी रूपरेखा तैयार करी गई। उसका नाम भी बहुत जरूरी है। शाहजहां तो आता ही आता है कि भाई दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने निर्माण कराया। 1648 में निर्माण होकर के तैयार हो गया था। 48 ही आती है, वो नहीं आती कब शुरू हुआ कब नहीं हुआ। 48 वाली वर्ष कई बार आई है। तो मुख्य स्थापत्य कलाकार या शिल्पकार, उसका डिजाइन देने वाला, उसका नाम था हमीद अहमद लाहौरी। लिख लेना, हमीद अहमद लाहौरी। इसने पूरा डिजाइन तैयार किया था लाल किले का। हमीद अहमद लाहौरी मुख्य स्थापत्य कलाकार था, दिल्ली के लाल किले का शिल्पकार था। उस समय दिल्ली के लाल किले में तकरीबन ऐसा कहा गया 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था 1648 में। पैसा ना लिखने, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बात ना है। 1648 में ही शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया था? दिल्ली में ही, लाल किले के पास में ही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था 1648 में। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब दिल्ली का जो लाल किला है, इसमें एक दक्षिणी द्वार है और एक पश्चिमी द्वार है। 2 द्वारों को रखा गया है ना। प्रधानमंत्री आते हैं झंडा फहराने, इसी लाल किले पर आते हैं। यही दिल्ली में लाल किला है, फेमस है, जो कि पूरे भारत में फेमस है, जिसका निर्माण शाहजहां ने 1648 में कराया था। और निर्माण में मुख्य भूमिका उस शिल्पकार की थी, उस वास्तुकला वाले की थी, डिजाइन वाले व्यक्ति की थी, जिसने पूरा स्ट्रक्चर इसका तैयार किया, जिसका नाम था, मैं बता चुका हूं, हमीद अहमद लाहौरी। लाहौरी मतलब लाहौर का रहने वाला था, इस वजह से लाहौरी उसका नाम पड़ा, ठीक है। इसमें ताजमहल बताना फिर रह गया, वो अलग से वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ताजमहल के बारे में बात करेंगे, आगरा के औरों के बारे में, जैसे दीवाने, इसमें मैंने क्या बताया, सिर्फ दीवाने आम, दीवानी खास की बात करेंगे, नगीना मस्जिद की बात करेंगे और बहुत सारी अनेक इमारतों की बात करेंगे जो शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनाई। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ताजमहल है, उसकी वजह से विश्व भर में आगरा को जाना जाता है। बात करें तो ताजमहल की वजह से, है ना। जिसमें तकरीबन बात करें ताजमहल के बारे में, थोड़ा सा आप चाहें तो मैं बता दूं, लेकिन पढ़ाएंगे ये आपको एक अलग से वीडियो में अच्छे तरीके से। 9 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा लिखा हुआ है, ताजमहल को बनाने में आया। तकरीबन 22 वर्षों में ताजमहल बनके तैयार हुआ। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग फैक्ट्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरा आपको फैक्ट चेक करने के बाद ही इधर पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से उसे सुधारने के लिए कमेंट कर सकते हैं, उसे सुधार करके अगली क्लास में बता देते हैं हम, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, एरर्स हैं, गलतियां होती रहती हैं, तो उसे सुधारने के भी पूरे गुंजाइश रखते हैं हम। तो 22 वर्षों में ये बन के तैयार हुआ। इसमें 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया ताजमहल में, जो कि सबसे मुख्य और सबसे भव्य और सबसे वैभवशाली, सबसे अच्छी वास्तुकला की इमारत थी पूरे मुगलों में, ताजमहल आगरा का, जो कि यमुना नदी के तट पर ही बनाया था।
इसमें भी मुख्य स्थापत्य कलाकार अहमद लाहौरी था, जो कि लाल किले को बनाने में था। मुख्य स्थापत्य कलाकार ताजमहल का कौन था? अहमद लाहौरी, है ना। और जो मुख्य मिस्त्री था, जो मुख्य काम करा रहा था अपनी देखरेख में, उसका नाम था उस्ताद ईसा खान। मुख्य मिस्त्री था ताजमहल का। मिस्त्री जो कि काम करा रहा था, आपको पता है, और इंजीनियर आते हैं, डिजाइन लेके आते हैं, नक्शा लेके आते हैं, कैसे बनवा ले, तो दोनों में अंतर है। उस्ताद लाहौरी तो मुख्य स्थापत्य कलाकार, और मुख्य मिस्त्री ताजमहल को बनाने वाला, जो उनके साथ में काम करते थे एक बहुत बड़ी हजारों की संख्या में लोग, उस्ताद ईसा खां था। ठीक है। लेनपूल नामक जाने माने इतिहासकार रहे लेनपूल, उन्होंने ताजमहल के बारे में लिखा, ताजमहल संगमरमर के रूप में वो सपना है, ताजमहल संगमरमर के रूप में वह सपना है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की तथा निर्माण स्वर्णकारों ने किया है। ऐसा अलग अलग कमेंट है इतिहास में जो लिखा गया है। ताजमहल सपनों की वो इमारत है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की और निर्माण स्वर्णकारों ने किया, मतलब जो सोने का काम करते हैं स्वर्णकारों ने, ऐसा उनका व्यक्तिगत अपना मत है। ठीक है। तो वास्तुकला के उदाहरण पे देखें तो ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे भव्य है, जिसकी डिजाइन, जिसकी कॉपी दोबारा नहीं हो पाई है। विश्व में बहुत सारे देशों ने कोशिश करी ताजमहल को बनाने की, कॉपी बनाने की, उसकी उसके हिसाब से बनाने की, उसकी हूबहू इमारत बनाने की, लेकिन कोई भी देश सक्सेसफुल नहीं हो पाया। विश्व के अच्छे से अच्छे देश जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट कर चुके हैं, इंजीनियरिंग के आधार पर डेवलपमेंट कर चुके हैं, विकसित देश हो चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन इस तरीके का भव्य इमारत नहीं बना पाए। आजकल जो भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं सभी इमारतें, और आप पढ़ते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं संविधान के भाग 4 में हम, और उसमें एक आर्टिकल भी लिखा है ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। आर्टिकल कौन से में पढ़ते हैं ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए। आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 49 में, आर्टिकल 50 में, ये 3 ऑप्शन है। ऐतिहासिक जितनी भी इमारतें हैं उनका संरक्षण संविधान के कौन से अनुच्छेद के हिसाब से सरकारें करती हैं? राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है ना। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल के संरक्षण का काम, सुरक्षा का काम राज्य सरकार का होता है सबसे पहले। वैसे ASI एक विभाग होता है, भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन वायसराय ने की थी अपने शासनकाल 1905 के समय में। तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ही सभी इमारतें आती हैं और वो देख रेख, पूरा साफ सफाई, देख रेख, सारी चीजों की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के लोगों की होती है, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में स्थापना की गई थी। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्लास को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आपको पता है निःशुल्क बिल्कुल कोर्स है जे, आप अपने आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख करके जो आपको पसंद आता है उन पॉइंटों को आप नोट करते रहिए। ज़्यादा डीप नहीं पसंद करना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लगभग मैं इंपॉर्टेंट ही चर्चा कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब सॉरी, अगली क्लास की जो चर्चा करेंगे वो औरंगजेब के विषय में चर्चा करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।